बेकी ने चर्च में बने पोर्टल को खोलने की आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और तब जाने से पहले उसके दोस्त ने फूल को पानी के गिलास में डाल दिया। उधर ब्लैक टावर की दुनिया में जानवरों के जाने के बाद उस आदमी ने अपना नकाब हटाया और मार्क को बताया कि वह मीमो है। दरअसल असली दुनिया में जब एक दिन बीतता है तो उतने समय में यहाँ कई हफ्ते बीत जाते हैं और इसी वजह से उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बड़ी हो गई थी। इसके बाद मीमो और मार्क थॉमस को ढूंढने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें कुछ कैदियों का कारवा दिखाई दिया। तभी उन्होंने देखा कि थॉमस भी उनमें से एक था, मगर अब भी बो उसकी मदद नहीं कर सकते थे, वरना बो खुद भी पकड़े जाते। पर तभी उन जानवरों की नजर उन दोनों पर पड़ गई और वह अपनी जान बचाने के लिए भागे। भागते भागते बो एक पहाड़ी की चोटी पर आ गए जिसके आगे खाई थी। इधर असली दुनिया में बेकी और उसके दोस्तों ने क्रॉनिकल के हिसाब से सारे मंत्र पढ़े और पोर्टल को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। उधर मार्क और मीमो पकड़े जाने वाले थे कि मार्क ने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और मीमो को लेकर खाई में कूद गया, जिसके बाद वो सीधा मार्क के कमरे में टेलीपोर्ट हो गए। उनकी आवाज सुनकर मार्क की माँ पेट्रा दौड़ती हुई वहाँ आई। खैर मार्क ने बेकी को फोन करके वो किताब लाने को कहा। उधर बेकी के कमरे में वो फूल फिर से खिल चुका था और उसके अंदर से एक जहरीला बिच्छू बाहर आ गया। खैर अगले दिन से मार्क और मीमो थॉमस को बचाने का प्लान बनाने लगे। अब मीमो उस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान चुका था। उसने बताया कि उसने एक तालाब किनारे एक झोपड़ी बनाई थी जहाँ अक्सर कैदियों का कारवा रुकता है। वहीं ग्रिफिन के चेलों ने उसे खबर दी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करने वाला लड़का एक बार फिर से भाग निकला। यह खबर सुन के ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आया। उधर बेकी की आंख खुली तो वह उस फूल को फिर से खिला हुआ देखकर हैरान रह गई। उस वक्त वह जानलेवा कीड़ा उसको मारने वाला था कि बो बच जाती है। फिर उसने वो किताब अपने पिता को दे दी क्योंकि उसे मार्क की सारी बातें झूठी लगने लगी थी। जब उसने स्कूल में मार्क को इस बारे में बताया तो मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उधर जब बेकी के पिता डॉक्टर पीटर्स ने वो किताब पढ़ी तो उन्होंने पेट्रा के पास जाकर कहा कि उसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर तो पेट्रा ने मार्क को पागल खाने में भर्ती करवाने का फैसला कर लिया। कुछ ही समय में उनके घर पर एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स मार्क को लेने आ पहुँचे, लेकिन मार्क उनसे बचकर भाग निकला और सीधा चर्च जा पहुँचा। वहाँ मीमो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जल्द ही पैरामेडिकल वाले भी वहाँ भी आ गए तो उन दोनों ने मिलकर उनका मुकाबला किया। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी वहाँ आया और एक एक करके पैरामेडिक को बुरी तरह पीटा, जिस वजह से उनमें से एक की मौत हो जाती है। इस सब में मार्क और मीमो किसी तरह बच निकले। कुछ ही पलों में पेट्रा चर्च पहुँची तो उसने मार्क को चर्च से बाहर आते देखा और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसी वक्त हम देखते हैं कि मीमो और मार्क तो टेलीपोर्ट होकर ब्लैक टावर की दुनिया में पहुँच चुके थे। मीमो मार्क को अपनी बनाई झोपड़ी की ओर ले गया। वहीं असल जिंदगी में डॉक्टर पीटर्स ने घर आकर बेकी को बताया कि मार्क ने एक पैरामेडिक की जान ले ली है, इसीलिए उसने बेकी को सीधे तौर पर कहा कि मार्क से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इधर बेकी अपने कमरे में गाने सुनते हुए जमीन पर लेट गई। उसी पल ब्लैक टावर में बारिश शुरू हो गई तो मीमो बुरी तरह घबरा गया। असल में जमीन में लगे फूलों पर पानी पड़ने से उनमें से जहरीले बिच्छू निकल रहे थे। अब मार्क और मीमो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। वहीं दूसरी ओर बेकी पर भी वैसे ही बिच्छू ने हमला कर दिया और उसके मुंह में घुस गया। उसने बड़ी मुश्किल से बिच्छू को बाहर निकाला और उस पर नमक छिड़क कर काम खत्म किया। उधर मीम और मार्क भी बिच्छू उनकी आंखों के सामने ही राख में बदल गए। उधर बेकी ने अपने पिता के कमरे से क्रॉनिकल ढूंढी क्योंकि अब उसे मार्क की कहानी पर यकीन हो गया था। वो किताब लेकर सीधा पेट्रा के पास पहुंची। उधर मीमो और मार्क चलते चलते पहाड़ों में बने एक तालाब पर पहुंचे। इधर धरती पर जब बेकी के पिता घर आए तो उन्होंने अपने खून से सने कपड़े निकालकर जला दिए। तब यह खुलासा होता है कि डॉक्टर पीटर ने ही मार्क का भेष बनाकर चर्च में पैरामेडिकल की हत्या की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिफिन के महल में एक बिना चेहरे का राक्षस आया जिसने कहा कि उसने मार्क को इंसानी दुनिया में जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहा। उधर मार्क ने मीमो की झोपड़ी देखी तो वह उसकी मेहनत से काफी खुश हुआ। उस झोपड़ी की छत से वो इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक कारवा पर नजर रख सकते थे। वहीं दूसरी ओर बेकी ने पेट्रा को सब कुछ बता दिया। वहाँ एक डिटेक्टिव भी मौजूद था और उसे भी लगा कि इस वक्त शहर में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। बेकी ने उन दोनों को मार्क के पूर्वजों की पूरी कहानी सुनाई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपना बैग अपने ही दोस्त की गाड़ी में भूल गई थी और उसके बैग के अंदर ही वह किताब थी। वहीं ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क और मीमो रात को आग जलाकर आगे के प्लान के बारे में सोच रहे थे। मार्क ने कहा कि वो उन माइंस में जा सकता है जहाँ सभी कैदियों से मजदूरी करवाई जाती है। वहाँ वह थॉमस को ढूंढकर टेलीपोर्ट होकर घर चला जाएगा। इसके बाद मीमो इस दुनिया में मौजूद पोर्टल के दरवाजे तक जाएगा और मार्क धरती पर मौजूद पोर्टल खोलेगा जिससे वो भी बाहर आ जाए। लेकिन सबसे पहले उसे अपनी मर्जी से टेलीपोर्ट होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक टावर से एक आदमी संदेश लेकर डॉक्टर पीटर्स के घर पहुंचा और उसे मार्क के ब्लैक टावर में होने की खबर दी। उस आदमी के जाने के बाद डॉक्टर पीटर्स जब बेकी के कमरे में गया तो बेकी वहाँ थी ही नहीं। तब उसने कमरे की धूल इकट्ठा की और उसे चक्कर बेकी के पूरे दिन के बारे में जान लिया। उसे पता चला कि इस वक्त बेकी एक पार्टी में है जहाँ वो अपना बैग लेने गई थी। उधर ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क बार बार कोशिश करने पर भी टेलीप नहीं हो पा रहा था तो मीमो ने कहा कि उसे अपने अंदर का डर मिटाकर कुछ खुशी के पल याद करने होंगे। शायद तब
उसकी शक्तियाँ उसकी मर्जी से काम करने लगे। तब मार्क ने आंखें बंद करके बेकी को किस करने के बारे में सोचा और उसी पल वह वापस धरती पर टेलीपोर्ट हो गया। अब वह तुरंत मीमो के पास वापस भी आ गया, पर मीमो ने उसे बताया कि वह 2 दिन के लिए चला गया था। खैर, अब मार्क को याद आया कि टेली रिपोर्ट करने के लिए पूरे दिल से यकीन करके उस जगह के बारे में सोचना पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि बेकी को अपने दोस्त के घर की किचन में अपना बैग मिला जो पूरी तरह गीला था। उसने तुरंत क्रॉनिकल किताब बाहर निकाली तो